नमस्कार बच्चों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर सेकंड प्राणी में पोषण के क्वेश्चन आंसर्स की। देखिए, पहला क्वेश्चन है, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मानव पोषण के मुख्य चरण। तो मानव पोषण के मुख्य चरण कौन कौन से होंगे? देखिए, आप वीडियो को पॉज करके आप इनको जो रिक्त स्थान दे रखे हैं उनके अंदर आंसर भर लें आप अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो पॉज हो जाएगा, पॉज होकर के आप इनको भर लीजिएगा। देखिए, मानव पोषण के मुख्य चरण अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन। ये मानव पोषण के चरण हो गए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचक रसों का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। शुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो दीर्घरोम या रसांकुर कहलाते हैं। तो दीर्घरोम कहाँ पाए जाते हैं? शुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान जो प्रवर्ध होते हैं उनको दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। देखिए, रसांकुर तो याद रह जाता है, बट ये दीर्घरोम हिंदी का वर्ड है, थोड़ा इसको ध्यान रखना। रसांकुर को ही दीर्घरोम कहा जाता है। अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्य धानी में करता है। अपन ने बात करी थी कि अमीबा किस तरीके से भोजन का पाचन करता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सत्य और असत्य को हमें चिन्हित करना है। तो देखिए, हमारे पास मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहा हूँ। सेकंड का क्या है? मंड का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है। ये असत्य बात है बच्चों। मंड या स्टार्च का पाचन मुंह से स्टार्ट हो जाता है। हमने बात करी थी लार में एक एंजाइम होता है टाइलिन, वो मंड या स्टार्च का पाचन मुंह से स्टार्ट कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। बिल्कुल सही बात है। ये लाला ग्रंथि द्वारा स्रावित रस को भोजन में मिलाने में सहायता करती है जीभ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आपका सत्य है। पित्ताशय में पित्तरस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। पित्ताशय के अंदर थोड़ी देर के लिए पित्तरस स्रावित होता है और अंत में वो कहाँ आता है? वो जो छोटी आंत का घ्राणी वाला पार्ट है या शुद्रांत्र है, वहाँ पर ये आकर भोजन से मिलता है। देखिए, रूमिनेंट निगले हुए घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं। बिल्कुल सत्य बात है ये भी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड आता है, निम्न में से सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाइए। देखिए, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है। वसा पूरी तरह से कहाँ पच जाती है? तो देखिए, इनके आंसर्स नीचे मैंने बता दिए आपको। वसा का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ हो जाएगा? शुद्रांत्र के अंदर हो जाएगा। छोटी आंत का जो शुद्रांत्र वाला पार्ट है वहाँ पर वसा जो है वसीय अम्लों में बदल जाती है और प्रोटीन जो है एमिनो अम्लों में बदल जाता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाती है। इस प्रकार से भोजन के जो सभी घटक होते हैं उनका लगभग संपूर्ण पाचन कहाँ संपन्न हो जाता है? शुद्रांत्र के अंदर संपन्न हो जाता है। जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह वृद्धांत्र के अंदर जल का अवशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉलम ए और कॉलम बी में दिए गए कथनों का मिलान कीजिए। तो आप डायरेक्ट मिलान पे आ जाइए। देखिए, कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक शर्करा है। कार्बोहाइड्रेट को किससे मिलाओगे? शर्करा से। चलिए एक बार ऊपर क्वेश्चन से समझा देता हूँ आपको। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलाना है आपको? शर्करा से, यानी कि ये शर्करा से मिल जाएगा। ठीक है। प्रोटीन किससे मिलेगा आपको? प्रोटीन जो है एमिनो अम्लों से मिल जाएगा। और वसा किससे मिल जाएगा? वसा को आप मिला दीजिए वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल से मिला दीजिए। पचने के बाद में ये कार्बोहाइड्रेट जब पूरी तरह से पच जाएगी तो किसमें बदल जाएगी? शर्करा में। प्रोटीन पच जाएगा तो किसमें बदल जाएगा? एमिनो अम्लों में। वसा पच जाएगी तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दीर्घरोम क्या है? दीर्घरोम क्या है? वह कहाँ पाए जाते हैं? इनके कार्य बताइए। देखिए, दीर्घरोम अपन ने बात करी थी कि छोटी आंत के अंदर उंगली के समान जो प्रवर्ध पाए जाते हैं उनको दीर्घरोम कहा जाता है। तो दीर्घरोम शुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिसे रसांकुर भी कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु क्षेत्र बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिनी में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, पित्त कहाँ निर्मित होता है? ये भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? तो पित्त रस का स्रवण यकृत यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि में इसका स्रवण होता है जिसे पित्ताशय नामक थैली में संग्रहित किया जाता है। पित्त वसा के पाचन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका कारण बताइए। हमें पता है सेलुलोज जो कि हरी घास में पाई जाती है उसका पाचन
रूमिनेंट करते हैं, यानी कि जंतु जो जुगाली करने वाले होते हैं वो करते हैं। तो देखिए सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, इसके पाचन के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। रूमिनेंट की आहार नाल मनुष्य की आहार नाल से बड़ी होती है, इसलिए सेलुलोज रूमिनेंट द्वारा पचाया जा सकता है, लेकिन मनुष्य द्वारा नहीं पचाया जा सकता। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? देखिए, हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है क्योंकि कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में आसानी से टूट जाता है और ऊर्जा निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती है? पचे भोजन का अवशोषण शुद्रांत्र द्वारा होता है, जो छोटी आंत का पार्ट है। भोजन को चबाना, मुंह के अंदर या मुख गुहिका में भोजन को चबाया जाता है। जीवाणु नष्ट करना, जीवाणु नष्ट कहाँ होते हैं? अमाशय के अंदर जो HCl होता है वो जीवाणु को नष्ट करता है, तो अमाशय में जीवाणु नष्ट हो जाएंगे। भोजन का संपूर्ण पाचन, भोजन का संपूर्ण पाचन भी छोटी आंत के शुद्रांत्र वाले भाग में होता है। और मल का निर्माण, जो अपचित भोजन होता है उसको मल कहा जाता है, और मल का निर्माण कहाँ होता है? वृहदांत्र या बड़ी आंत के अंदर होता है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन देखिए, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए। देखिए, पहले समानता की बात करते हैं। भोजन के पाचन तथा उससे प्राप्त ऊर्जा की बुनियादी प्रक्रिया अमीबा के साथ साथ इंसानों में भी समान है। अमीबा में भोजन में पाचक रस स्रावित होता है, मतलब पाचन किससे होता है? पाचक रसों से, ठीक है, जो भोजन पर कार्य करते हैं और इसे सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। धीरे धीरे पचा हुआ भोजन अवशोषित होता है। इसी तरह मानव में भी विभिन्न घटक पाचक रसों द्वारा भोजन में मिलकर काम करते हैं और इसे सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। तो ये समानता हो गई कि जिस तरीके से मानव में विभिन्न पाचक रस जटिल पदार्थों को तोड़कर सरल पदार्थों में कन्वर्ट करते हैं, ठीक उसी तरीके से अमीबा में भी इसी तरीके से पाचन होता। अंतर देखिए दोनों में क्या है? अमीबा में पाचन प्रक्रिया सरल है, जबकि मनुष्य में ये एक जटिल प्रक्रिया है। अंतर्ग्रहण और उत्सर्जन की प्रक्रिया भी काफ़ी भिन्न होती है। अमीबा अपने भोजन को पादप के माध्यम से पकड़ता है। अवशोषण के पश्चात बिना पचा हुआ भोजन खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जबकि मनुष्य में भोजन जो जटिल पदार्थ है मुंह के अंदर ले जाया जाता है और पाचन और अवशोषण की एक जटिल प्रक्रिया से गुजरता है। अंत में बचा हुआ पदार्थ मल के रूप में निष्कासित कर दिया जाता है। तो देखिए, मनुष्य के अंदर बहुत ही जटिल प्रोसेस होता है। अपन ने देखा कि विभिन्न विभिन्न अंगों के अंदर भोजन बारी बारी से क्रमानुसार जाता है और वहाँ पर उसका पाचन होता है। कुछ पाचक रस मुंह के अंदर काम करते हैं तो वो अमाशय में काम नहीं करते, कुछ पाचक रस अमाशय में काम करते हैं, कुछ पाचक रस है जो आपके छोटी आंत में काम करते हैं। तो अलग अलग प्रोसेस होता है। जबकि अमीबा में अपन ने ऐसा कुछ नहीं देखा। अमीबा के अंदर भोजन को खाद्य धानी में डाला जाता है, वह पूरी तरह से भोजन पच जाता है, वहीं पे उसका अवशोषण होता है और वहीं से उसको निष्कासित कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान बी से करिए। देखिए, लाला ग्रंथि, लाला ग्रंथि क्या काम करती है साहब? लाला ग्रंथि जो है लाला रस स्रावित करती है। अमाशय का क्या काम है? अमाशय देखिए बिना पचे भोजन का भंडारण करता है, नहीं। पित्तरस का श्रवण करता है, ये भी नहीं है। अम्ल का निर्मोचन करता है, बिल्कुल सही बात है। HCl का श्रवण कहाँ से होता है? अमाशय से होता है। तो अम्ल का निर्मोचन कौन करेगा? आपका अमाशय करेगा। तो अमाशय को आप इससे जोड़ दीजिए, ठीक है। इसके बाद लाला ग्रंथि को आप किससे जोड़ेंगे? नंबर 3 से जोड़ देंगे। इसके बाद देखिए यकृत, यकृत से पित्तरस का श्रवण होता है, तो इससे जोड़ दीजिए आप। मलाशय, मलाशय मल का त्याग करता है। मलाशय क्या करता है? मल का त्याग। शुद्रांत्र, पाचन का पूरा होना, तो शुद्रांत्र में पूरा भोजन पच जाता है। वृहदांत्र से जल का अवशोषण होता है। तो इस तरीके से आप इनको क्या कर लेंगे? कॉलम ए और कॉलम बी को मिला देंगे। इसके बाद में ये मिलाया भी है मैंने, देखो मिला हुआ आपको दिखाया गया है, तो आप यहाँ इसको पोच करके लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिए गए चित्र 2.11 में पाचन तंत्र के आरेख को नामांकित कीजिए। आपको इसका नामांकन करना है। देखिए, ये डायग्राम आपको दिखाया गया है, तो नामांकित आप आसानी से कर लेंगे कि ये वाला पार्ट जो जे के आकार का अमाशय है, ये जो ग्रंथि आपको दिख रही है पूरी, ये यकृत है। यकृत के अंदर ये वाला पार्ट पित्ताशय है, ये अग्नाशय है यहाँ पे, और ये जो है ये बड़ी सी मोटी सी दिख रही है, बड़ी आंत है। और ये अंदर जो दिख रहा है आपको, ये शुद्रांत्र यानी छोटी आंत है। फिर नीचे ये यहाँ पे आपका मलाशय है और ये गुदा है। इस तरीके से आप इसको नामांकित कर लेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या हम केवल हरी सब्जियां घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। देखिए, कच्चे पत्तेदार सब्जियां और घास सेलुलोज से समृद्ध होती है।
मनुष्य सहित कई जानवर सेलुलोज को पचा नहीं सकते क्योंकि उनके पास विशेष एंजाइम और कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया नहीं होते जो सेलुलोज को पचा सकते हैं। इसलिए हम उन सब्जियों को उबालते या पकाते हैं जो सेलुलोज को सरल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ देता है। हम केवल सब्जियों को उबले हुए या पके हुए रूप में खाकर उसको पचा सकते हैं। देखिए, जब भी सब्जी बनाई जाती है तो उसको क्या किया जाता है, पकाया जाता है। पकाने से क्या होता है कि जो उसके अंदर सेलुलोज का जो कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज होती है वो सरल सेलुलोज में या सरल कार्बोहाइड्रेट में टूट जाती है, जिसको आसानी से पचाया जा सकता है। अगर आप कच्ची सब्जियां खाएंगे तो वो पचेगी नहीं, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसके अंदर जो सेलुलोज पाया जाता है उसको पचाने के लिए हमारे शरीर के अंदर आवश्यक एंजाइम और बैक्टीरिया नहीं पाए जाते। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने बात करी चैप्टर सेकंड के क्वेश्चन आंसर्स की, वो कंप्लीट हो गए हैं। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक में लिख लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और लाभ उठाएं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की नेक्स्ट वीडियो में।